Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग आईबीए के 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी तक मैं आईबीए के कई पेपर्स आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईबीए एग्जाम या फिर आप आईबीए का राउंड नंबर 1 2025 में दे रहे हैं या आने वाले सालों में दे रहे हैं, तो याद रखिएगा ये तमाम पास्ट पेपर जो मैं आपको आईबीए के सॉल्व करवा रहा हूं दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनको लाजमी तौर पर सॉल्व करें। मैं अभी तक आपको आईबीए के मल्टीपल ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करवा चुका हूं। जिन ग्रैंड टेस्ट के अंदर एक्चुअल आईबीए के पेपर्स के क्वेश्चंस मौजूद थे उनको लाजमी तौर पे कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा आईबीए के 2022 का पेपर भी सॉल्व करवा चुका हूं और जो मैंने आपको ग्रैंड टेस्ट सॉल्व करवाए थे उसमें 2021 2020 2023 इन तमाम पेपर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी मौजूद थे। तो मेरी जो आईबीए की पास्ट पेपर्स की प्लेलिस्ट है इसको लाजमी तौर पे कवर करके जाइएगा पेपर से पहले, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके पेपर के अंदर आ रहे होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा मैं आप लोगों के लिए एक न्यू प्लेलिस्ट मैंने डिजाइन करी थी। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल के अंदर आपको हर टॉपिक को विद पास्ट पेपर सॉल्यूशन समझाया था, पढ़ाया था। उस प्लेलिस्ट को आई होप आप लोगों ने फॉलो किया। अगर नहीं करा तो अब तो आपके पास का टाइम काफी हद तक कम है, तो अगर किसी टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम थी उस टॉपिक को एटलीस्ट वहां से कवर अप कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे डिटेल सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे तमाम के तमाम पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज टॉपिक के ऊपर, चाहे वो एवरेजेस हो, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो। मैंने हर तरह के कॉन्सेप्ट्स को वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आने वाले दिनों में मजीद मैं उसके ऊपर लेक्चर डिजाइन करूंगा, तो मैंने वो बड़ी मेहनत से वो एक प्लेलिस्ट डिजाइन करी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आज की क्लास में आईबीए के 2024 के बीबीए के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सोशल साइंसेस के बिजनेस एनालिटिक्स के पेपर को सॉल्व करने के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इस कंप्लीट पेपर को देखेंगे जो आईबीए के अंदर 2024 के अंदर आया। इस पेपर में राउंड 1 राउंड 2 दोनों के क्वेश्चंस मिक्स हैं, तो आपने इसको बहुत तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास पेपर में आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है अ मैन कलेक्टिवली ट्रेवल 184 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स फर्स्ट ऑन सिटी रोड्स एंड देन ऑन द हाईवे। इफ ऑन द सिटी रोड्स ही ट्रेवल 60 किलोमीटर्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड ऑन द हाईवे। अब जरा लॉजिक को समझो। इस क्वेश्चन में आपको डेटा क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है मैन कलेक्टिवली ट्रेवल 184 किलोमीटर्स इन 3.5 आवर्स, यानी कि टोटल जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है ना वो कितना है 184 किलोमीटर्स का। कोई मसले की बात नहीं है। ओके, आगे कह रहा है कि भाई टोटल डिस्टेंस, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई टोटल इस बंदे ने कितना डिस्टेंस कवर करा है। टोटल जो इस बंदे ने डिस्टेंस कवर करा है, एस का मतलब डिस्टेंस, ये इसने कितना करा है 184 किलोमीटर्स का करा है। और जो टोटल टाइम इसको लगा है ना इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के अंदर, वो इसको लगा है 3.5 आवर्स का। सही है। आगे एग्जामिनर कह रहा है फर्स्ट ऑन दी सिटी रोड्स एंड देन ऑन दी हाईवे, यानी कि इस टोटल डिस्टेंस के अंदर पहले ये शहर की सड़कों के ऊपर घूम रहा था, शहर की सड़कें नाप रहा था, फिर ये हाईवे के ऊपर निकल गया। आगे एग्जामिनर कहते हैं कि भाई अगर सिटी की रोड्स के ऊपर उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल करा है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपको सिटी की रोड्स का, सिटी का डेटा क्या गिवन है कि सिटी के अंदर इस बंदे का जो डिस्टेंस था वो कितना था 60 किलोमीटर का, यानी कि विद इन शहर के अंदर ये 60 किलोमीटर चला है। और आपके पास जो स्पीड गिवन है, आपके पास क्या गिवन है, जो स्पीड गिवन है, स्पीड को मैंने v से डिनोट कर रहा हूं। आपकी चॉइस है, आप डिस्टेंस को d से कर दो, स्पीड को आप s से कर दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है ना। मैंने डिस्टेंस को यहां पे s से डिनोट करा है और एवरेज स्पीड को मैं वेलोसिटी से v से डिनोट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल। तो वो मेरे पास कितनी आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर की आ रही है। सही है। आगे एग्जामिनर कह रहा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ऑन द हाईवे। अब आप खुद देखो, मुझे सिटी का डेटा गिवन है, मैं यहां से अपना सिटी का टाइम निकाल सकता हूं कि देखो मुझे सिटी का डिस्टेंस भी गिवन है, सिटी की स्पीड भी गिवन है। हमें ये बात बचपन से पढ़ाई जाती है कि भाई डिस्टेंस और स्पीड का और टाइम का रिलेशन क्या होता है, कि देखो टाइम किसके बराबर होता है दुनिया में, टाइम बराबर होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। टाइम किसके बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो डिस्टेंस मुझे गिवन है 60 किलोमीटर का, स्पीड मुझे गिवन है 40 किलोमीटर की। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये 6 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। 6 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 2 2 4 एंड 2 3 6, यानी कि 3/2। 3/2 किसके बराबर होता है 1.5 के। बट अगर किसी को नहीं पता कि 3/2 किसके बराबर होता है तो आप इस तरीके 3 को अंदर रखो, 2 को बेटा बाहर रखो। 2 के टेबल में 3 कहां पर आता है, नहीं आता। 2 1 2 होता है, तो भैया कितना बचा, 1 बचा। 1 तो 1 के टेबल में नहीं आता, उससे छोटा नंबर है, तो डेसिमल लगाएंगे तो 0 बन गया, तो 2 5 10 हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो विद इन सिटी का टाइम आ गया, विद इन सिटी का टाइम कितना आ गया 1.5 आवर्स, क्योंकि सारा डेटा आवर्स में गिवन है तो ये भी आपके पास आवर्स में आ गया। यानी कि देखो यहां से मैंने जो डेटा मुझे गिवन था, मैंने यहां से इस बंदे का सिटी के अंदर जो इस बंदे ने घूमा है ना उसका मैंने टाइम कैलकुलेट कर लिया। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि देखो मुझे टोटल टाइम पता है कितना है। टोटल टाइम कितना था भाई, टोटल टाइम आपके पास था 3.5 आवर्स का। तो अगर सिर्फ सिटी के अंदर इस बंदे ने 1.5 आवर्स लगाए हैं तो हाईवे पे कितना लगाए होंगे। तो भाई हाईवे का टाइम कैसे निकालूंगा, अगर मुझे टोटल टाइम हाईवे
हाईवे का निकालना है तो जो भी एक्चुअल टोटल टाइम है उसमें से सिटी के टाइम को मैं माइनस करवा देता हूं। तो टोटल टाइम अगर 3.5 आवर्स का है उसमें से अगर मैं सिटी के टाइम को माइनस करता हूं 1.5 आवर्स को, 3.5 माइनस का 1.5 क्या आ जाएगा, 2 आवर्स आ जाएगा। यानी कि इस बंदे ने हाईवे के ऊपर कितना टाइम खर्च करा है, हाईवे के ऊपर 2 आवर्स खर्च किया है। अब जरा एक और चीज समझो कि भाई इस बंदे ने जो टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर किया, इस बंदे ने जो टोटल डिस्टेंस अभी तक कवर किया वो 184 का था, 184 किलोमीटर्स का। और सिटी के अंदर विद इन सिटी इसने कितना डिस्टेंस कवर करा है, 60 किलोमीटर का। तो अगर मुझे हाईवे का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि भैया अगर मुझे डिस्टेंस हाईवे का निकालना है तो जो भी टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 184 का, उसमें से मैं सिटी के डिस्टेंस को माइनस करवा दूंगा। तो 184 में से अगर मैं 60 को माइनस करूंगा तो आएंगे, तो सिंपल तरीके से यहाँ पे 4 बचेगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 2 आ जाएगा, और 1 का 1 एज इट इज। तो यानी कि इस बंदे ने कितना डिस्टेंस स्पेंड करा है, कितना डिस्टेंस बंदे ने निकाला है, कितना डिस्टेंस इस बंदे ने कवर किया हाईवे के ऊपर, 124 किलोमीटर्स का। यानी कि इस बंदे ने हाईवे के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करा है वो कितना है, 124 किलोमीटर्स का। हमें हाईवे का टाइम भी गिवन है, हमें हाईवे का डिस्टेंस भी पता है। अगर मुझे अब हाईवे की स्पीड निकालनी है तो भाई स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल सी बात है ना भैया, टाइम बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, तो स्पीड बराबर होगी किसके, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो हमारे पास फाइनली इस बंदे का डिस्टेंस आ चुका है हाईवे का किसके बराबर, 124 के बराबर। हमारे पास फाइनली इस बंदे का टाइम आ चुका है हाईवे का किसके बराबर, 2 के बराबर। तो सिंपलीफाई करवा दीजिए, 2 6 12 होता है, 2 2 4 होता है। तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 62 किलोमीटर्स के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, 62 किलोमीटर्स के बराबर। यानी कि इस बंदे की एवरेज स्पीड क्या आती है हाईवे के ऊपर, 62 किलोमीटर्स की थी। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 62 किलोमीटर पर आवर मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखो लॉजिक को दोबारा समझो, इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भाई एक प्रॉपर टिपिकल टाइम एंड स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में कहता है कि भाई एक बंदा है, उसने 184 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एक्चुअल के अंदर 3.5 आवर्स के अंदर। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया है 184 किलोमीटर का करा है और 3.5 घंटों में किया है। आगे वो कह रहा है कि भाई उसने पहले सिटी के ऊपर डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन वो हाईवे के ऊपर चला गया। अब एग्जामिनर ने आपको सिटी के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो भी बता दिया और उसकी सिटी की एवरेज स्पीड भी बता दी। तो यहां से आपने इस बंदे ने सिटी में कितना टाइम स्पेंड करा है आपने वो टाइम निकाल लिया। हमारे पास सिंपल डिस्टेंस और स्पीड का जो फॉर्मूला होता है उसके जरिए मैंने सिटी का टाइम कैलकुलेट कर लिया। वंस मेरे पास सिटी का टाइम आ गया तो मैंने टोटल टाइम में से सिटी के टाइम को माइनस करवाया तो मेरे पास हाईवे का टाइम आ गया। क्योंकि देखो ये जो टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम के अंदर सिटी के अंदर जो टाइम स्पेंड किया गया, गाड़ी चलाई गई है वो भी मौजूद है, और जो हाईवे के ऊपर गाड़ी चलाई गई है वो भी इंक्लूडेड है। तो मैंने सिटी के टाइम को टोटल टाइम में से माइनस करवा दिया तो मेरे पास सिर्फ हाईवे का टाइम आ गया, सिर्फ हाईवे का टाइम। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब मेरे पास हाईवे का टाइम आ गया तो मैंने हाईवे का डिस्टेंस भी निकाल लिया। कैसे कि देखो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है इस बंदे ने कितना ट्रैवल करा है, और फिर मुझे सिटी के अंदर जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो भी गिवन है। तो मैंने सिटी के अंदर वाले डिस्टेंस को मैंने टोटल डिस्टेंस से माइनस करवा दिया। तो मेरे पास फाइनली 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 हाईवे का एक्चुअल डिस्टेंस आ गया कि इस बंदे ने सिर्फ हाईवे के ऊपर कितनी गाड़ी चलाई है, कितना डिस्टेंस कवर अप किया है। तो मैंने इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करवाया, सिंपल तरीके से मेरे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। अगेन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि भाई बहुत सारे लोग डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, बहुत सारे लोग डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। डिनोशन हमेशा आप पे डिनोट करना डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, इसमें कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बेसिक सी चीज होती है बेटा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इट्स ए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये एक अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ 7 पावर 7 पावर n इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ n पावर n देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन आ रहा है 7 की पावर में 7 पर उसकी पावर में n। कहता है कि भाई अगर ये एक्सप्रेस किया जाए, इस एक्सप्रेस का मतलब क्या है, इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ n पावर n। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। अब देखो n की वैल्यू वो पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर बेसिस सेम हो जाए ना तो जो भी इनकी पावर्स होती हैं वो भी हमेशा आपस में सिमिलर होती हैं। अगर कभी भी इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम होंगी तो पावर्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो यानी कि देखो मैं क्या कह सकता हूं कि ये 7 की पावर 7 है, उसकी होल पावर में n आ रहा है, सही है। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं n की पावर में n आ रहा है। तो भाई अगर पावर सेम होंगी तो बेसिस भी सिमिलर होंगी, या बेसिस सेम होंगी तो पावर भी सिमिलर होंगी। तो यानी कि मुझे अगर n की वैल्यू बतानी है तो n की वैल्यू किसके बराबर होगी, 7 की पावर 7 के। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आप में से वो तमाम बच्चे जो संडे वाले दिन जाके आईबीए का भी टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे, मैंने आईबीए की टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर एक लेक्चर बहुत डिटेल में डिजाइन करा था कि भाई लास्ट मिनट्स आपकी क्या टिप्स होनी चाहिए आईबीए के लिए।
मैं उनमें से कुछ बातों को बार बार आप लोगों को डिफाइन कर रहा होता हूं, बातों को मैं बार बार आप लोगों को डिफाइन कर रहा होता हूं कि आईबी के पेपर में आपको हर तरह का क्वेश्चन दिखेगा भाई। ये जो 45 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इसके अंदर आपको इजी क्वेश्चंस भी दिखेंगे, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी दिखेंगे, आपको मॉडरेट क्वेश्चंस भी दिखेंगे। हमेशा याद रखिएगा बेटा, पेपर को जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो आपके पास पेपर बेस्ड एग्जाम है, तो भाई आपने कोशिश ये करनी है सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। भाई आपको इस तरह के एमसीक्यूज भी पेपर में दिखेंगे अलजेब्रा के, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सॉल्व हो रहे हैं। आपको टाइम सकर्स भी दिखेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपने पहले पूरे पेपर के अंदर इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। एप्टीट्यूड को एस करने की स्ट्रेटेजी होती है, देखो आपको अपने हवासों पे काबू रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज रखना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना, आपको अपने ऊपर प्रेशर गेन नहीं करना। तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहले थ्रू आउट द पेपर इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि रिमेंबर दिस थिंग, आपको हर तरह का एमसीक्यूज मिलने वाला है। आपको इजी भी मिलेगा, मॉडरेट भी मिलेगा, डिफिकल्ट भी मिलेगा। तो कोशिश ये करो कि पहले जो भी सेक्शन स्टार्ट करने को आपको कहा जाता है, चाहे वो मैथ्स है चाहे वो इंग्लिश है, पहले हमेशा इजी एमसीक्यूज थ्रू आउट दी सेक्शन अटेम्प्ट कर लो। यानी कि भाई अगर आपने, मैं आपको रफ एस्टिमेशन दे रहा हूं, अगर आपने 45 में से 20 या 25 भी सही एमसीक्यूज करेक्ट कर लिए ना, तो भाई आईबी के टेस्ट में अगर आप 27 से 28 एमसीक्यूज भी करेक्टली सॉल्व कर लो ना, इट्स मोर देन इनफ, आपका इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाता है उस इंडिविजुअल सेक्शन का। मगर आप कोशिश करो, मैं एक नॉर्मल बच्चे की बात करूं, एवरेज बच्चे की, अगर आपने स्टार्टिंग के अंदर जस्ट 20 एमसीक्यूज भी सही कर लिए ना, आपने विद इन 20 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर अगर आपने 20 एमसीक्यूज भी सॉल्व सही कर लिए, तो भाई आपका प्रेशर क्या होगा, आपका प्रेशर कम से कम होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस गेन रहेगा। क्योंकि भाई अगर स्टार्टिंग के आपने 30 मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर तमाम पेपर के इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लिया मैथ्स के सेक्शन के अंदर, फिर आप मॉडरेट के ऊपर जाओ, उन एमसीक्यूज के ऊपर जो थोड़े लेंदी हैं, जो कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो कि आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा, फिर हमेशा उन सेक्शंस को स्टार्ट करो। उसके बाद फिर उन एमसीक्यूज के ऊपर जाओ जो आपको एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लग रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़े एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा टाइम सकर्स आपको फीस हो रहे हैं। टाइम सकर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एमसीक्यू जो आपका टाइम बहुत ज्यादा खा जाएंगे, और ऐसे एमसीक्यूज हमने मल्टीपल दफा पास पेपर्स में देखा है, बिल्कुल मौजूद होते हैं। अगर आपने मेरे आईबीए की पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को गो थ्रू करे, तो आपने कितनी दफा देखा होगा कि ऐसे टाइम सकर्स कितना ज्यादा हमारा टाइम खाने के लिए आ रहे होते हैं। तो आपने कोशिश क्या करनी है, पहले पूरे सेक्शन में इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो। इससे फायदा क्या होगा, आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सही होंगे, और आपको ये बात कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये 15, 18, 19 एमसीक्यू जो मैंने सही कर दिए हैं ना, ये वो एमसीक्यूज हैं जिनमें हर एमसीक्यूज पे 4 नंबर मेरे कंफर्म है। तो यानी कि मेरा इस सेक्शन का कट ऑफ तो क्लियर हो गया, अब मुझे मेहनत करनी है मजीद कट ऑफ निकालने की, मुझे मेहनत करनी है और अच्छा स्कोर करने की, डायरेक्ट एडमिशन की मैंने मेहनत करनी है। तो अपने आप को हमेशा इस स्ट्रेटेजी के ऊपर रख के सोचा करो। अपने हाथ पे घड़ी बांध के लाजमी तौर पे जाओ। भाई कितने भी आप कैसे भी हो, कैसी हो कि 150 रुपए वाली घड़ी ले लो, मगर खुदारा ले लो, हाथ पे घड़ी आपके पास लाजमी तौर पे होनी चाहिए कि आपको टाइम का एहसास हो। टाइम मैनेजमेंट को करो। टाइम मैनेजमेंट ऐसे करो कि पहले थ्रू आउट द पेपर इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करो, देन मॉडरेट और देन डिफिकल्ट के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर जाओ। खैर, अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर 2024 के अंदर आईबी में पूछा गया। एग्जामिनर कहता है, अ मैन कैलकुलेट्स द मीन ऑफ 4 consecutive प्राइम नंबर्स, इफ द मीन इज एन इंटीजर फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द मीन। अब देखो सबसे पहले तो आप इस बात को समझो, मीन का मतलब क्या होता है। भाई मीन कहते हैं एवरेज को, मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज बराबर होता है किसके, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स के। सही है। एग्जामिनर कह रहे हैं, द अ मैन कैलकुलेट द मीन ऑफ 4 consecutive प्राइम नंबर्स। अब देखो भाई इस जुमले को समझ लो, प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, दुनिया में दो तरह के नंबर्स हैं, एक कहलाते हैं प्राइम नंबर्स, एक कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जिनके दुनिया में सिर्फ दो फैक्टर्स हो। यानी कि बेटा जिनके दुनिया में क्या हो, दो फैक्टर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि कहीं आप भूल ना जाओ। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, दुनिया में ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स हो, यानी कि जो सिर्फ अपने टेबल में आए या वन के टेबल में है। फॉर एग्जाम्पल टू, टू क्या है, एक प्राइम नंबर है। थ्री क्या है, एक प्राइम नंबर है, वन के टेबल में आएगा या सिर्फ थ्री के टेबल में आएगा। फाइव क्या है, एक प्राइम नंबर है। सेवन क्या है, एक प्राइम नंबर है। 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ दो फैक्टर्स हो, या तो वो अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोस नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। वो तमाम नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं ना, उनको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 का होना, फॉर एग्जाम्पल 6 का होना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 9 का होना, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 12 का होना, ये तमाम के तमाम कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। यानी कि वो
नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, दीज आर टर्म्ड एज द कंपोजिट नंबर्स। अब देखो वन क्या होता है, अच्छा बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता वन। बेटा वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ जिंदगी की, कि देखो जिस तरह हम होते हैं ना, हमारा कोई भी नहीं होता है भाई, हम बेचारे मासूम से अच्छे से लोग होते हैं, हमारे साथ कोई भी मुखलिस नहीं होता। सिमिलरली भैया वन जो है ना, उसका ना तो कोई प्राइम नंबर दोस्त है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखो वन सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो वन का सिर्फ एक फैक्टर है दुनिया में। तो भाई प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर्स हो। कंपोजिट नंबर्स की क्या होती है, दो से ज्यादा फैक्टर्स का होना। तो वन जो है ना वो प्राइम का है ना कंपोजिट का, वो बीच का है, यानी कि वो किसी का भी नहीं है। खैर, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुमने एवरेज लेना है चार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का। तो देखो तुम्हारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। कंसेक्यूटिव के ऊपर दो होता है, फिर तीन होता है, फिर पांच होता है, फिर सात होता है, फिर आपके पास देन 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा। ये आपके कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ गए, सही है। आगे कह रहा है इफ द मीन इज एन इंटीजर, कहता है जब तुम उनका एवरेज लोगे, मीन लोगे ना, तो वो एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब एक प्रॉपर नंबर है, फ्रैक्शन में ना आ जाए। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फॉर द मीन, कहता है कि भाई चार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लो, मगर स्मॉलेस्ट होने चाहिए, कि उनका जो आपके पास जो आपका जो उन पर्टिकुलर मीन आए ना, वो स्मॉलेस्ट आए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो भी प्राइम नंबर्स आ रहे हैं ना, मैं उनमें से स्टार्टिंग के चार पहले उठा के चेक कर लेता हूं कि भाई क्या इनका मीन इंटीजर आता है कि नहीं आता। तो अगर एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है मीन की, और तुम्हारा मीन जो आएगा ना वो इंटीजर होना चाहिए लाजमी तौर पे। तो भाई मेरे पास एक कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं इनमें से पहले वाले चार उठा लेता हूं। पहले चार कौन कौन से हैं, दो है, तीन है, पांच है और सात है। हमें मालूम है एवरेज निकालने का, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर इनका सम करेंगे, नीचे नंबर ऑफ टर्म्स। चार उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली नीचे चार आएगा। दो प्लस का तीन, पांच, पांच और पांच ये बन गया 10, 10 और सात ये बन गया 17। 17 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर तो नहीं आएगा, 17 डिवाइडेड बाय 4 तो डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि 4 के टेबल में 17 तो नहीं आता। 4 4 16 होता है, और आगे कुछ ना कुछ 0.5 या 0.6 करके कुछ बन रहा होगा, तो ये तो तुम्हारे पास इंटीजर नहीं हो सकता। यानी कि देखो ना, 17 डिवाइडेड बाय 4 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर का मतलब एक प्रॉपर नंबर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो तुम्हारे पास इन चार नंबर्स के ऊपर तो तुम्हारा मीन नहीं आ सकता इंटीजर, यानी कि हम स्टार्टिंग से टू नहीं कर सकते। ओके चलो मैं थ्री से स्टार्ट करके चेक कर लेता हूं। अगर मैं पहला नंबर थ्री लूं, फिर फाइव लेता हूं, फिर सेवन लेता हूं, फिर 11 लेता हूं, अगर मैं ये चार नंबर लेता हूं, तो अगेन इनका एवरेज या मीन चेक करते हैं। तो थ्री और फाइव, सॉरी तीन और सात बन गया 10, 10 और पांच 15, 15 में 10 का इजाफा करूंगा 25 और एक 26, तो ये ऊपर बन गया 26, नीचे आ गया चार। क्योंकि देखो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो 26 डिवाइडेड बाय 4, क्या 4 के टेबल में 26 आएगा। 4 4 जार इज 16, 4 5 जार इज 20, 4 6 जार इज 24, 4 7 जार इज 28। तो और से देखो 26 तो नहीं आता 4 के टेबल में, यानी कि भैया ये भी सॉल्व करने के काबिल नहीं, क्योंकि देखो ना ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 एंड 2 2 जार 4, ये 13/2 बन रहा है, 13/2 बन रहा है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा इंटीजर नहीं है, यानी कि ये चार नंबर भी स्मॉलेस्ट नंबर मेरे प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, जिनके ऊपर मुझे मीन निकालना था। तो यानी कि अब मैं इसके बाद वाला नंबर चेक कर लेता हूं। मैं 5 चेक करता हूं, 7 करता हूं, 11 करता हूं, 13, क्योंकि उसने क्या बोला है, कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, तो इसीलिए मैंने इसके बाद वाला, मैंने 2 भी नहीं लिया, 3 भी नहीं लिया, 5 7 11 13 को चेक कर लेते हैं। अगेन इसका अगर एवरेज निकालूं तो देखो क्या बनेगा। सात में 13 का इजाफा, देखो सात और तीन 10, 10 और 10 ये बन गया 20, सही है ना। 13 और सात 20 बन गया, 20 और पांच 25, 25 में जब 11 का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा 36 के बराबर। और नीचे क्या है, 4 का 4, 4 1 जार 4 होता है, 4 9 जार इज 36, तो आपके पास एवरेज क्या आ गया, 9 का आ गया। यानी कि बेटा आपसे मांगा हुआ क्या था, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मीन, तो किसके बराबर आ रही है, 9 के बराबर आ रही है। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डिफेक्टो इज द करेक्ट आंसर। भाई करेक्ट आंसर कैसे निकाला, किसी बच्चे को अगर ये लॉजिक समझ में नहीं आई दोबारा समझ लो। देखो एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास कंसेक्यूटिव चार प्राइम नंबर्स तुमने लेने हैं, और तुमने उन चार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मीन लेना है। अब देखो प्राइम नंबर्स तो भाई बहुत सारे होंगे ना, दुनिया चलती जाएगी प्राइम नंबर्स के ऊपर तो भैया। तो आपको एग्जामिनर आगे क्या बता रहा है, आगे कहता है कि भाई तुमने जिन चार नंबर्स का जो चार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेने हैं ना, कंडीशन क्या है कि भाई उनका जो मीन लोगे ना वो इंटीजर निकलेगा हमेशा। यानी कि तुमने ऐसे चार कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेने कि उनका मीन क्या निकले, एक इंटीजर निकले। अब अगेन बहुत सारे प्राइम नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका जिनका मीन इंटीजर निकले, तो आगे वो खुद कह रहा है कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल होने चाहिए, यानी कि तुम्हें स्मॉलेस्ट पॉसिबल मीन निकालना है। तो हमने पहले देखो इन चार को कंसीडर किया था, इन चारों का जो मीन निकला वो 4.6 निकला, इट इज नॉट अ इंटीजर। सिमिलरली फिर हमने दो को रिमूव करके अगले चार चेक कर लिए, उसके ऊपर भी देखो जो मीन निकला वो भी इंटीजर नहीं निकला। तो पहला सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल मीन जो एक इंटीजर है वो निकला, वो किसमें निकला, इन चार पे, 5 7 11 13 पे। जब मैंने इन चार
चार का मीन लिया तो वो किसके बराबर आया, 9 के, और 9 एक प्रॉपर नंबर है, एक इंटीजर है, तो यानी कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स क्या है, 9 के बराबर है। ये इस क्वेश्चन की लॉजिक है। बताओ भाई, बात समझ में आती है, बात पल्ले पड़ती है? भाई मैंने इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने लेक्चर सीरीज में आपको कवर करवाए हुए हैं, ये तो हलवा क्वेश्चन आपके लिए बनना चाहिए। बताओ भाई, बात समझ में आती है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। कह रहे द सम ऑफ 2023 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 2023, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर ब्लैंक हो गए थे। देखो एग्जामिनर कह क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास 2023 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है ना वो 2023 के बराबर है। अब देखो कंसेक्यूटिव नंबर्स की लॉजिक क्या आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाई भी है। क्या होती है भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी कि पहला नंबर x होगा, फिर मेरे पास क्या होगा x+1 होगा, फिर मेरे पास क्या होगा x+2 होगा, फिर मेरे पास x+3 होगा, फनकारी चलती जाएगी। कंसेक्यूटिव नंबर्स के अंदर स्ट्रेटेजी हमारी होती है, सीरीज का फॉर्मूला होता है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं 2023 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, और उन 2023 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है ना वो भी 2023 के बराबर है। तो मासूमियत से एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर इन द सीरीज, कि भाई सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा सीरीज का। अब देखो क्योंकि सम की बात हो रही है तो हम सम के फॉर्मूले से आगाज करते हैं। हमें तो नहीं पता कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम जाएंगे सम के फॉर्मूले से। कैसे, कि देखो सबसे पहले तो अपनी सीरीज देखो। मैं कहता हूं कि मेरे पास जो पहला नंबर है ना वो ए के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं पहला नंबर ए है, उसके बाद वाला क्या होगा, a+1 होगा, फिर उसके बाद वाला क्या होगा, a+2 होगा, फिर उसके बाद वाला क्या होगा, a+3 होगा। इस तरीके से चलता जाएगा। चूंकि इन एक्चुअल कितने नंबर हैं, 2023 नंबर हैं, ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा भैया किसके बराबर, वो होगा मेरे पास a+2022 के। क्योंकि देखो पहला नंबर अगर ए था तो उसके बाद से सीरीज स्टार्ट हुई होगी ना, a+1 a+2 a+3, और ये कहां तक गई होगी, a+2022 तक। क्योंकि टोटल कितने नंबर्स है, देखो टोटल जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 2023 नंबर्स हैं टोटल। मगर ये सीरीज जो कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, कोई इनिशियल आप अलजेब्रिक वेरिएबल सपोज करते हो, उसके बाद से वो सीरीज स्टार्ट हो रही होती है 1 2 3 4 5। तो भाई टोटल अगर 2023 नंबर है, टोटल अगर 2023 नंबर है तो पहला नंबर तो ए होगा, तो एक तो यहां पे काउंट हो गया ना, फिर उसके बाद से सीरीज स्टार्ट हो रही है तो 2022 तक सीरीज जा रही होगी, एक कम तक। सही है, ये मेरे पास मेरी सीरीज आ गई। अब चूंकि सम की बात की गई है, आपको सम गिवन है, तो हमें सम का सबसे आसान फॉर्मूला पता है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से n/2, और आगे क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। ये सम निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो अगर मुझे सम गिवन है किसके बराबर, सम आपको गिवन है इस पूरी सीरीज का 2023 के बराबर। n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको क्या गिवन है, 2023 गिवन है। नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि भाई कितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 2023 नंबर्स है ना बेटा, 2023 नंबर है, तो n किसके बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 2023 के बराबर है। a किसके बराबर होगा, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म मेरी बराबर है स्मॉल a के। सही है, प्लस का साइन, फिर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म किसके बराबर है मेरा बेटा, लास्ट टर्म बराबर है हमारे पास a प्लस के 2022 के। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो, कैसे करवाओगे, देखो भाई इस टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों इक्वल टू के आमने सामने ऊपर आ रहे हैं, तो भाई ये मल्टीप्लाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे डिवाइड होगा तो कैंसिल आउट कर देगा। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया a प्लस का a यानी कि 2a, और आगे क्या आ गया प्लस का 2022। अब देखो आप चाहो तो भाई प्लस के 2022 को जब दूसरी तरफ भेजोगे वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2022 हो जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 22 वहां पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2022। सही है, इक्वल टू के बाद 2a का 2a, तो दो में से 2022 को जब आप माइनस अप करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, ये हो जाएगा 2 में से 2022 को जब माइनस करूंगा ये आ जाएगा नेगेटिव का 2020। क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 2020 इक्वल टू के बाद 2a का 2a। 2 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा भाई, 2 1 2 0 का 0, 2 1 2 0 का 0। यानी कि मेरे पास a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस का 1010 के बराबर। ये मेरे पास इनिशियल टर्म आई है, ये मेरे पास सबसे पहली वैल्यू आई है, सबसे बड़ी वैल्यू नहीं आई, सबसे छोटी वैल्यू आई है, इनिशियल वैल्यू आई है सीरीज की, सबसे पहली वैल्यू। हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा, जाहिर सी बात है जो सबसे आखिरी नंबर होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर कैलकुलेट करना है तो सिंपल तरीके से a प्लस का 2022 मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो भाई a की वैल्यू किसके बराबर है, नेगेटिव के 1010 के, प्लस का 2022। अब आप इसको आपस में एडअप करवा लो, सिंप्लीफाई करवा लो, तो क्या आ जाएगा,
भाई देखो, दो में से जीरो जाएंगे दो बचेगा, दो में से एक जाएगा एक बचेगा, फिर जीरो में से जीरो जाएंगे एक बचेगा, फिर दो में से एक जाएंगे एक बचेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1012 के बराबर। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे सॉल्व किया, दोबारा पूरी लॉजिक को समझ लो। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत सारे बच्चों के लिए टाइम चक्कर हो सकता था। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, सर ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स की। आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज बनानी आनी चाहिए। कंसेक्यूटिव नंबर्स की सीरीज कैसे फॉर्म होती है, लेट सपोज अगर कोई बंदा मुझसे कहता है कि भाई 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई बंदा कहता है कि 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो सीरीज कैसे बनाओगे, आप सीरीज बनाओगे ए, फिर आगे आएगा ए प्लस का 1, फिर आगे आएगा ए प्लस का 2, और आखिरी नंबर क्या होगा, ए प्लस का 9। क्योंकि देखो स्टार्टिंग नंबर जो है वो ए है ना, उसके बाद से सीरीज तुमने 1 2 3 4 5 कहना स्टार्ट करी है, सही है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, ए प्लस का 9, तो टोटल 10 नंबर से बन गए। सिमिलरली यहाँ पे अगर टोटल आपको 23 नंबर्स गिवन है, तो भाई स्टार्टिंग वैल्यू तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर तुम्हारी सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 अप टिल कहां तक, एक कम तक। तो अगर टोटल 2023 नंबर है तो उससे एक कम 22 नंबर्स तक तुम्हारी सीरीज जा रही है। अब चूंकि सम की बात की जा रही है, सम की वैल्यू भी गिवन है, और यहाँ पे ट्रिकी बात क्या है कि एग्जामिनर ने सम की वैल्यू भी आपको सेम दे दी। एग्जामिनर ने बोला कि भाई जितने कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उतने सम है। अब बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो गया, तो ये कैसे करेंगे। अरे भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ सम की जगह पे सम की वैल्यू डालनी है, तुम्हें सम का फॉर्मूला ओपन करना आना चाहिए। सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए प्लस का एल। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म। तो आपने सिंपल एस एन के अंदर एस एन की वैल्यू को रखा, यानी कि सम के अंदर सम की वैल्यू को रखा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है भाई, टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, 23 नंबर्स आ रहे हैं, तो एन की जगह पे 23 आ गया, नीचे डिवीजन में 2 का 2। फिर आगे ए का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी ए के बराबर है, प्लस का एल, एल का मतलब है लास्ट टर्म जो कि ए प्लस 22 है। सिंप्लीफाई करवाओगे 2023 से 2023 कट गया, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चों बोलेंगे सर ये तो खत्म हो गया तो यहाँ पे जीरो बचेगा। अरे भाई कभी भी मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो तो बेटा 1 बचता है, जीरो नहीं बचता, नॉर्मल सी बात है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है ना। तो आपके पास ए प्लस ए 2a के बराबर आ गया, प्लस का 2022 एज इट इज का एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करा, प्लस के 22 को वहां पे भेजा, नेगेटिव का 22 हो गया। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव के 1010 के बराबर। अब चूंकि ये ए की वैल्यू आई है, ये सबसे छोटे नंबर की वैल्यू आई है। अगर तो एग्जामिनर कहते हैं ना सबसे छोटा नंबर बताओ, तो मेरा आंसर ए के बराबर होता फिर। मगर उसने क्या बोला, उसने बोला है कि भाई लार्जेस्ट नंबर बताना है। तो लार्जेस्ट नंबर कैसे बताएंगे, भाई लार्जेस्ट नंबर ऐसे बताएंगे, जाहिर सी बात है सबसे एंड का नंबर होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो मैंने उसमें ए के अंदर ए की वैल्यू डाली, प्लस का 22 करा, तो मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर क्या आ गया, 1012। यानी कि इन 2023 नंबर्स के अंदर सबसे जो लार्जेस्ट नंबर आ रहा है सीरीज का, वो क्या आ रहा है, 1012 का। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। इस तरीके से फाइनली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बताओ भाई बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बात अगर क्लियर हो रही है तो। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, प्लीज मार्क इट आउट अगेन। ये क्वेश्चन भी जब लास्ट ईयर आया तो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। एग्जामिनर कह रहे हैं इफ टुडे इज अ सैटरडे देन व्हाट डे विल बी 24 डेज फ्रॉम टुडे। यानी कि अगर आज सैटरडे है तो आज से 2024 दिनों के बाद क्या दिन होगा, आपको वो बताना है। अब देखो सैटरडे, एग्जामिनर ने आपसे वीक के अंदर, एग्जामिनर आपके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है कि भाई आज क्या है, आज सैटरडे है, यानी कि आज से 2024 दिनों के बाद क्या दिन पड़ेगा हमें वो बताना है। आज से 2024 दिनों के बाद क्या दिन पड़ेगा हमें वो बताना है, सही है। अब देखो यहां पे बच्चे कंफ्यूज क्यों हो गए कि भाई 2024 गिवन है। अरे भाई 2024 अगर आपके साल का ईयर है तो कोई परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। 2024 एक नंबर भी तो है कि एग्जामिनर बोल रहा है कि सैटरडे अगर आज के दिन एग्जिस्ट कर रहा है तो आज से एग्जैक्टली 24 डेज के बाद जो दिन पड़ेगा उसकी वैल्यू बताओ। तो भाई देखो मुझे पता है कि यार एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं, 4 होते हैं। हमारे पास डिवीजन क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक महीने में 4 हफ्ते होती हैं और एक हफ्ते के अंदर कितने दिन होते हैं। हमें ये बात मालूम है कि एक हफ्ते के अंदर टोटल दिन होते हैं 7, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यानी कि अगर आज सैटरडे है तो अगले 7 दिन के बाद फिर सैटरडे आएगा, फिर 7 दिनों के बाद सैटरडे आएगा, फिर 7 दिनों के बाद सैटरडे आएगा। यानी कि भाई एक हफ्ते में एक्चुअली में 7 दिन एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आज सैटरडे है तो अगले 7 दिनों के बाद दोबारा सैटरडे आएगा। यानी कि जो रिपीटिशन हो रही होती है हफ्ते के अंदर वो 7 दिनों के बाद होती है, कि भाई हर 7 दिनों के बाद आपका डे क्या होता है, रिपीट होता है। तो एग्जामिनर कह रहे हैं 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा ना उसकी वैल्यू बताओ। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, भाई मैं 2024 को सिंपल 7 के ऊपर डिवाइड करवा देता हूं। क्यों 7 पे डिवाइड करवाऊंगा, क्योंकि भाई मुझे ये बात पता चल जाए कि 2024 में कितने हफ्ते आ रहे हैं। 2024 में कितने हफ्ते आ रहे हैं तो जो रिमाइंडर होगा उतने दिन मैं आहेट चला जाऊंगा, नॉर्मल सी बात है ना भाई।
बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इफ टुडे इज अ सैटरडे देन व्हाट डे विल बी 2024 डेज फ्रॉम टुडे। यानी कि देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे और उनका होना भी बनता है कि भाई काफी सारे बच्चों ने इतने एक बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को इतना मुश्किल बना दिया। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास आज सैटरडे है, आज से 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा ना उसकी वैल्यू बताओ। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि 2024 सिर्फ साल हो सकता है कि भाई 2024 में बैठे हुए 2024 ईयर है, नहीं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई, एग्जामिनर ने साफ तौर पे लिखा हुआ भी है कि भाई आज तुम्हारे पास सैटरडे है, तो 2024 दिनों के बाद 2024 डेज के बाद, वो ये साल की बात ही नहीं कर रहा 2024 के साल की, वो कह रहे हैं 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा ना उसकी वैल्यू बताओ। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि एग्जामिनर ने वीक के तौर पे आपको डेटा दिया हुआ है, सैटरडे अगर गिवन है, सैटरडे के लफ्ज है ना, और एग्जामिनर क्या कह रहा है, आज से 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा उसकी वैल्यू बतानी है, तो यानी कि वीक के ऊपर एग्जामिनर खेल रहा है। हमें पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर आज सैटरडे है तो भाई अगला सैटरडे 7 दिनों के बाद आएगा, सही है। 5 दिनों के बाद फ्राइडे पड़ जाएगा या आप थर्सडे पड़ जाएगा, 6 दिन के बाद में फ्राइडे, देन 7वें दिन के ऊपर सैटरडे आएगा, कल संडे पड़ जाएगा, यानी कि भाई एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो रिपीटिशन जो होती है वो हर 7 दिन के बाद होती है। बेटा देखो अगर एग्जामिनर मुझसे ये पूछ रहे हैं ना कि 2024 दिनों के बाद कौन सा दिन पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2024 में कितने हफ्ते आ रहे हैं एक्चुअल 7 के ऊपर डिवाइड करवा के चेक कर लेता हूँ। तो भाई मैं अगर 7 के ऊपर 2024 को डिवाइड करवाऊंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कितने हफ्ते 2024 में एग्जिस्ट कर रहे हैं और क्या रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि कितने पूरे हफ्ते आ रहे हैं और कौन से रिमाइंडर डेज बच रहे हैं। तो अभी चेक कर लेते हैं। भाई 7 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता। 7 के टेबल में 20 से छोटा कौन सा नंबर आता है? आप तमाम लोग बोलोगे सर 7 2 14 और 7 3 21 होते हैं, यानी कि 14 आता है सबसे लास्ट नंबर। ओके, अच्छा भाई, तो 20 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। ऊपर वाली वैल्यू नहीं, ऊपर से नीचे आ गई, 62 आ गया। तो बेटा हम सबको ये बात मालूम है कि 7 के टेबल में 62 से छोटा नंबर कौन कहां पे मिलेगा? 7 9 जार 63 होता है, 7 8 जार 56 होता, तो यानी कि 7 8 जार क्या होता है? 56 का 56। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाऊं, 12 में से 6 गए 6 बचेगा, यहाँ पे 16 5 में से 5 जाएंगे 0 बचेगा। अगेन ऊपर वाले 4 को नीचे उतार दो, 64 बन गया। 7 9 जार क्या होता है? 63 होता है। तो क्या रिमाइंडर बच गया? एक का रिमाइंडर आ गया। यानी कि देखो इसका मतलब क्या है, 2024 डेज के अंदर 289 वीक्स होते हैं, यानी कि 2024 डेज के अंदर 289 वीक्स होते हैं और एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। अब जरा गौर से बात समझो, ये हमने क्या काम करा कि भाई ये 2024 दिनों के अंदर कितने हफ्ते एग्जिस्ट करते हैं? 289 प्रॉपर वीक्स एग्जिस्ट करते हैं, पूरे 7 दिन के वीक्स एग्जिस्ट करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है। तो यानी कि अब जरा गौर से देखो, अगर आज सैटरडे है तो आज से जब मैं 2024 दिन निकालूंगा तो 2024 दिनों का मतलब है कि भाई एक्चुअल जो है ना 7 टाइम्स रिपीटिशन कितनी दफा होगी? 289 दफा होगी। एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बचने का मतलब क्या है कि भाई 289 जब वीक्स आप पे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप जिस दिन पे खड़े होगे ना वो सैटरडे से एक दिन क्या होगा? आगे का होगा। यानी कि सैटरडे से अगर एक दिन में आगे जाऊं तो क्या आएगा? संडे आएगा। यानी कि सैटरडे वाले दिन से 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा वो कौन सा होगा? संडे का होगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून। देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है। दोबारा बात समझो अगर बात क्लियर नहीं हुई, कि देखो आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर आज सैटरडे है तो आज से 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ेगा उसकी वैल्यू बताओ। अब आप खुद देखो 2024 के अंदर कितनी दफा कितने वीक्स एग्जिस्ट करेंगे, कितनी दफा 7 टाइम्स रिपीटिशन होगी। 7 टाइम्स रिपीटिशन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि भाई एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो अगर आज सैटरडे है तो अगला सैटरडे कब आएगा? 7 दिनों के बाद आएगा। अगर आज फ्राइडे है तो अगला फ्राइडे कब आएगा? 7 दिनों के बाद आएगा। अगर आज मंडे है तो अगला मंडे कब आएगा? 7 दिनों के बाद आएगा। अगर आज संडे है तो अगला संडे कब आएगा? 7 दिनों बाद आएगा। एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन। तो हमने 2024 को 7 पे डिवाइड इसलिए करा ताकि मुझे पता चल जाए कितना रिमाइंडर बचा है। रिमाइंडर का मतलब क्या है कि भाई ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर रिमाइंडर बचता 2, तो इसका मतलब है कि भाई हमारा नेक्स्ट डे क्या होगा? हमारा 2024 दिनों के बाद जो दिन पड़ रहा होगा वो क्या होगा? सैटरडे में आप 2 का इजाफा कर दो, सैटरडे के बाद संडे, फिर मंडे, यानी कि मंडे का दिन पड़ता, फिर क्या पड़ता? मंडे का दिन। अगर रिमाइंडर मेरे पास आता लेट सपोज 3 का, इसका मतलब क्या है कि भाई जब 2024 दिन गुजर जाएंगे तो 3 दिन का रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि 3 आपके ये आपके जितने भी 7 दिन के रिपीटिशन वाले हफ्ते थे वो कंप्लीट हो गए। अब सैटरडे से 3 दिन आपको आगे जाना है, तो सैटरडे से 3 दिन आगे जाने का मतलब क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे। बात समझ में आ रही है कि देखो ये जो आपके कंप्लीट वीक्स है ना वो 289 बन रहे हैं, यानी कि सैटरडे टू सैटरडे, सैटरडे टू सैटरडे, 2024 दिनों के अंदर 289 टाइम्स आपके कंप्लीट वीक की रिपीटिशन एक तो हो गई, मगर कितने रिमाइंडर बच गए? आपका रिमाइंडर बच गया एक का, यानी कि सैटरडे के बाद एक दिन ऐसा है जो आपका रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि सैटरडे में आपने एक दिन ऐड
कर दिया तो वो संडे बन गया, यानी कि 2024 दिनों के बाद जो मेरे पास दिन बन रहा होगा वो कौन सा होगा, संडे का होगा। इस तरीके से इस लॉजिक के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपली। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है साबिर एंड शाकिर आर ब्रदर्स, साबिर इज 4 years older than the शाकिर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1 2 2 1, देन व्हाट इज द साबिर्स एज। यानी कि देखो ये एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आ रहा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पेपर में सॉल्व करना है। अब देखो एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, साबिर और शाकिर तो भाई आ रहे हैं। साबिर की जो एज है ना वो 4 साल बड़ा है शाकिर के मुकाबले में। ओके, साबिर और शाकिर के बारे में देखो आपको डेटा के अंदर क्या हिदायत गिवन है कि साबिर जो है ना वो 4 साल बड़ा है शाकिर से। शाकिर की एज कहीं बताई भी नहीं है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि शाकिर की एज है एक्स ईयर्स के बराबर। तो साबिर जो है वो 4 साल बड़ा है शाकिर से, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया साबिर की एज होगी एक्स प्लस 4 years के। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 1 2 2 1, अब देखो आपको डेटा क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है ना, यानी कि x इंटू एक्स प्लस का 4, वो किसके बराबर है, इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 2 2 1 के। तो मासूमियत से एग्जामिनर कह रहे हैं साबिर की एज क्या होगी, कैलकुलेट करके बताओ। अभी कर लेंगे, मसला ही नहीं है भाई। इसको सिंप्लीफाई करवा लो भाई, x जाके x से मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर बन गया। फिर x जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4x हो जाएगा, इक्वल टू के बाद 1 2 2 1, प्लस के 1 2 2 1 को जब इक्वल टू के इस तरफ भेजोगे तो माइनस का 1 2 2 1 हो जाएगा। अब आप बैठ के यहाँ पे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। तो कैसे करवाएंगे भैया, सिंपल यहाँ पे मैं मिडिल टर्म को ब्रेक करवाऊंगा। मिडिल टर्म को ब्रेक करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टर्स को यहाँ पे ब्रेक करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा मेरे पास अच्छा, फैक्टर्स को ब्रेक कैसे करवाते हैं, देखो मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ना, तो आप हमेशा फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हो, जो भी आपका आंसर है। अगर मैं देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरा आंसर आ गया नेगेटिव का 1 2 2 1। अब हमने करना क्या है, इस 1 2 2 1 के फैक्टर्स निकालने हैं, ऐसे दो फैक्टर्स कि जब उनको प्लस या माइनस करें तो बीच की वैल्यू बने, मल्टीप्लाई करने पे वापस से ये आंसर बनना चाहिए। तो भाई 2 का टेबल सबसे पहले पढ़े, तो 2 का टेबल तो नहीं होगा, 3 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। 3 4 जा 12 होता है, 0 का 0, और 3 7 जार 21। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे, सिंपल तरीके से फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करूंगा। 2 के टेबल में तो ऑब्वियसली 7 नहीं, 3 भी नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि क्योंकि 3 1 जार 3 3 जार 9, 17 बजेगा, नहीं होगा। 4 भी नहीं हो सकेगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा। 11 11 चेक करते हैं। 11 अगर मैं चेक करूँ ना भाई, 11 3 ज़र इज 33, और कितना बचा, 7 बच गया। हाँ, 11 7 ज़र इज 77, बिल्कुल ठीक है भैया, 37 हो गया। अब 37 तो सिर्फ अपने टेबल में ही आएगा, तो यहाँ पे एक और नंबर क्या होगा, 37 1 ज़र इज 37। ओके परफेक्ट। तो 37 37, 11 3 ज़र इज 33, तो यानी कि एक फैक्टर आ गया 33, एक आ गया 37। तो भाई अगर मैं 37 माइनस 33 करूंगा तो 4 बीच की वैल्यू क्या फॉर्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 33 मल्टीप्लाई बाय 37 करने पे वापस से 1 2 2 1 बिल्कुल फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारे मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, एक फैक्टर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 37x, फिर माइनस का 33x, माइनस का 1 2 2 1 इक्वल टू 0। तो भाई यहां से अगर आप फैक्टर्स, बेटा देखो यहां से अब आपने सिंपल कॉमन निकाल लेना भाई, x वगैरह को कॉमन निकाल के फैक्टर्स बना लो अपने। x को अगर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच गया x प्लस का 37। यहां से मैं माइनस के 33 को कॉमन लेते हैं तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस का साइन, और जाहिर सी बात है सेम फैक्टर ही बनेगा, तो प्लस का 37 एट इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास देखो एक फैक्टर आ गया x माइनस का 33, दूसरा फैक्टर आ गया x प्लस का 37। जब इनको जीरो के इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस का 33 और एक आ जाएगी मेरे पास नेगेटिव का 37। नेगेटिव के 37 वालों को आप इग्नोर कर दोगे, नेगेटिव के अंदर आ रहे हैं, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला फैक्टर इग्नोर हो जाएगा। तो आपका आंसर x का क्या आ गया, 33। यानी कि शाकिर की जो एज है ना वो किसके बराबर है, 33 ईयर्स के बराबर है। यानी कि शाकिर की एज क्या है, 33 के बराबर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू किसकी एज थी, शाकिर की। हमें क्या निकालना है, हमें साबिर की एज निकालनी है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, वो ऑप्शन नंबर ए पे टिक करके आ जाएंगे, मगर बेटा आपको देखो निकालना क्या, आपको साबिर की एज चाहिए। तो साबिर की एज क्या होगी, जो भी शाकिर का एज है उसमें 4 साल को ऐड कर दो, तो 33 प्लस का 4 किसके बराबर आ जाएगा, 37 ईयर्स के बराबर। तो यानी कि साबिर की एज किसके बराबर है, 37 के बराबर है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ली इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो खुदारा इस चीज का ख्याल रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉजिक कोई मुश्किल नहीं है। आपको एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि भाई साबिर की एज शाकिर से 4 साल बड़ी थी, तो हमने भैया इसका बेसिक डेटा बना लिया। शाकिर की एज को एक्स का, साबिर की एज को एक्स प्लस 4 का। आपको आगे कंडीशन ये गिवन थी कि दोनों की एजेस का प्रोडक्ट बराबर है किसके, 1 2 2 1 के। तो हमने इसको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर गए, यहां से सिंपल तरीके से एक्स की वैल्यू
वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। सही है ना, हमारे पास x की वैल्यू बेसिक तरीके से आई है, सिंपल मिडिल टर्म को ब्रेक करा। अच्छा अब देखो यहाँ पे दो x की वैल्यूज आ रही थी, नेगेटिव वाली x की वैल्यू को हमने खुद इग्नोर कराई, क्योंकि भाई नेगेटिव के अंदर कभी भी एज नहीं हो सकती। तो मेरा करेक्ट आंसर x का क्या था, 33 के बराबर। और ये किसकी एज थी, शाकिर की, क्योंकि शाकिर को हमने x से डिनोट किया था। अब साबिर की एज क्या है, शाकिर की एज का 4 साल ज्यादा। तो जो भी आपके पास x की वैल्यू आई थी उसमें 4 साल को ऐड कर दो, आपके पास साबिर की एज आ जाएगी। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अलजेब्रा के अंदर, लॉगरिथम के अंदर एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अक्सर बच्चे अगेन इस क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है इसमें, अगर आप लॉजिकली सोचोगे कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी चीज नहीं है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ना क्वेश्चन क्या आ रहा है, लॉग एक्स, और इस x की पावर में एक और क्या आ रहा है, लॉग x, और इस कंप्लीट की वैल्यू आ रही है 100 के बराबर। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। कहता है प्रोडक्ट बताओ तमाम पॉसिबल वैल्यूज का x के। अब देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपको लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज मालूम हो। लॉगरिथम की दुनिया में तीन तरह की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर कभी भी दुनिया में दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए। दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, पहले लॉग साहब तशरीफ ले आए, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा और बीच में साइन आ जाएगा पॉजिटिव का, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, दुनिया में कभी भी दो टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो और उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी होती है कि लॉगरिथम दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होगा, बीच में साइन आ जाएगा माइनस का। सही है। देन कम्स दी लॉगरिथम थर्ड प्रॉपर्टी। लॉगरिथम की तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दुनिया में लॉगरिथम किसी टर्म पे अगर अप्लाई हो रहा है और उसकी पावर में कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम कि वो पावर पहले आ जाएगी और लॉगरिथम सिंपल नीचे वाली टर्म पे एज इट इज अप्लाई रहेगा। ये तीन सबसे बुनियादी प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम की। लॉगरिथम की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो टर्म्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है, पहले लॉग आ गया तो लॉग दोनों टर्म्स पे इंडिविजुअली अप्लाई होगा, बीच में साइन आ जाएगा प्लस का। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दो टर्म्स डिवाइड हो रही है, पहले लॉगरिथम आ जाएगा तो भैया दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली लॉग अप्लाई होगा, बीच में साइन आएगा माइनस का। तीसरी प्रॉपर्टी लॉगरिथम की क्या होती है, दुनिया में किसी भी टर्म के ऊपर अगर पावर आ रही है और उनसे पहले लॉगरिथम साहब तशरीफ ले आए, तो पावर को आप पहले लिख दोगे, लॉगरिथम नीचे वाली टर्म पे अप्लाई होगा। वैसे एक और प्रॉपर्टी भी होती है जो यहां पे इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई लॉगरिथम अगर किसी भी फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो बेटा देखो फॉर एग्जांपल लॉगरिथम के अंदर आपको कोई इस तरह की स्टेटमेंट गिवन है कि लॉगरिथम की बेस आपको पता है, लॉगरिथम का फंक्शन x आ रहा है, इक्वल टू के बाद 4 गिवन है। अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं बेस पावर कॉन्सेप्ट, कि जो भी आपका फंक्शन है ना आप उसको एडिटिव लिखोगे, इक्वल टू का साइन लगाओगे, जो भी आपकी बेस आ रही है ना वो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगी, और जो भी इक्वल टू के दूसरी तरफ नंबर है वो पावर में आ जाएगा। दिस इज नोन एज दी बेस पावर कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथम। कि देखो ये जो नीचे वाला 2 है ये मेरा क्या है, ये मेरा यहाँ पे बेस आ रहा है, ये जो x है मेरा फंक्शन है, इक्वल टू के बाद क्या है, कोई भी नंबर आ रहा है जो इसकी वैल्यू है इस लॉगरिथम की। तो भाई अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर आ जाएगा किसके, बेस के, और इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यू है वो इसकी पावर में आ जाएगा। ये बहुत मशहूर प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज पेपर में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कहीं पे लिखा हुआ आ जाए log 2, यहां पर आगे x, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर हो जाएगा, यहां पे लेट्स सपोज 3 लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे आ रहा है 2। सही है ना। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई इफ अ लॉग हैविंग अ बेस 3 एंड अ फंक्शन इज x इक्वल टू के बाद इसका आंसर है 2 के बराबर, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो x इसके बराबर होगा, जो भी बेस वाला नंबर है उसको लिखोगे, इक्वल टू के इस तरफ जो वैल्यू है वो पावर में आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर यानी कि 9 के बराबर। ये चार प्रॉपर्टीज हमेशा लॉगरिथम में जहन में रखिएगा, ये बहुत काम आएंगी। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी क्या अप्लाई हो रही है, सबसे पहले प्रॉपर्टी देखो क्या अप्लाई हो रही है कि मेरे पास लॉगरिथम एक फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है और उस फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है। गौर से देख रहे हो, लॉगरिथम x पे अप्लाई हो रहा था और उसकी पावर में क्या आ रहा है, log x। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम मैं ऊपर वाले log x को पहले लिख दूंगा। सही है। तो नीचे वाला log x एज इट इज इक्वल टू के बाद 100 का 100। अब देखो log x जब log x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है ये क्या बन गया भाई, log x जब log x से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है ये बन गया log x के ऊपर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इक्वल टू के बाद 100 का 100। अब जाहिर सी बात है इस स्क्वायर को अगर मुझे रिमूव करना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट, और हमें पता है जब कभी हम अंडर रूट अप्लाई करते हैं तो वैल्यू प्लस और माइनस में आती है। तो यानी कि मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, log x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 के बराबर। देखो स्टेप क्या करा, दोबारा समझ लो। आपने सबसे पहले पावर में जो
वैल्यू आ रही थी, जो भी टर्म आ रही थी उसको आपने पहले लिख दिया, और ये क्या बन गया, log x log x, log x को log x से मल्टीप्लाई करोगे तो बन गया log x का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद 100 का 100। अब चूंकि मुझे स्क्वायर को रिमूव करना है, दोनों तरफ आपने क्या करना है, अंडर रूट को अप्लाई, दोनों तरफ अंडर रूट को अप्लाई करोगे तो अंडर रूट को अप्लाई करने के ऊपर क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस का टेन आ जाएगा, बिकॉज वेन एवर यू अप्लाई दी अंडर रूट तो आपके पास प्लस माइनस में वैल्यू आती है। अब मुझे क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। देखो हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी अगर सिंपल लॉग कहीं पे लिखा है, वो जो जर्नल लॉग होता है ना, उसकी जो बेस होती है वो 10 के बराबर होती है। ये कहीं पे लिखा ना भी हो, आपको मालूम होना चाहिए कि भाई देखो दुनिया में जो जर्नल लॉग होता है उसकी बेस क्या होती है, हमेशा 10 के बराबर। नेचुरल लॉग की बेस होती है ई के बराबर, सही है ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो कॉमन लॉग होता है, जो जर्नल लॉग होता है, उसकी बेस नॉर्मली क्या होती है, 10 के बराबर होती है। तो भाई यहाँ पे देखो, ऑल्दो बेस गिवन नहीं है, मगर मैं क्या लिख सकता हूं कि इसकी बेस किसके बराबर होगी, 10 के बराबर होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जनरल लॉग है, नॉर्मल लॉग आ रहा है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो उसकी बेस क्या है, बाय डिफॉल्ट 10 के बराबर। अगर आपने कभी भी अपने ऑल्दो आईबी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बट कभी आपने अगर रंग बिरंगे कैलकुलेटर देखे हो ना, तो वहां पे आप देखोगे सिंपल लॉग का ऑप्शन होता है, मगर जो कैसियो का अच्छा वाला कैलकुलेटर होता है वहां पे ये ऑप्शन गिवन होता है। मगर जो चाइना के रंग बिरंगे चूजे वाले कैलकुलेटर होते हैं ना, वहां पे सिर्फ ये लॉग का ऑप्शन होता है। तो ये बाय डिफॉल्ट लॉग हैविंग अ बेस 10 होता है, सही है। मगर जो अच्छा कैलकुलेटर होता है वो आपको खुद ऑप्शन देते हैं अपनी बेस खुद सेट करने का, कि आप बेस में कोई भी नंबर डाल दो। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर सिंपल लॉग गिवन है तो उसकी बेस नॉर्मली 10 होती है। तो भाई यानी कि क्या बन गया, मैंने इसको इस तरीके से क्वेश्चन को लिख दिया, लॉग बेस 10 फंक्शन एक्स इक्वल टू के बाद प्लस माइनस का 10 एडिटिस का एडिटिस। अब देखो फाइनली सॉल्व कैसे करोगे, कि भैया अब तुम ये चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, तभी तो मैंने चारों प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि देखो इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है, एक तो ये पहले पावर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, अब दूसरी हम बेस फंक्शन वाली प्रॉपर्टी भी यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो भाई एक दफा मैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा किसके ऊपर, +10 के ऊपर, एक दफा -10 के ऊपर। तो एक दफा देखो मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये प्लस के 10 के लिए सॉल्व होगा। एक दफा क्या होगा मेरा क्वेश्चन, ये होगा सॉल्व इक्वल टू के बाद -10 के, क्योंकि देखो प्लस -10 आ रहा है ना। तो अब देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू बेस पावर फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्या चौथी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स किसके बराबर होगा, एक्स बराबर होगा जो फंक्शन है उसको लिखोगे, इक्वल टू के बाद जो बेस में वैल्यू आ रही है उसको लिखोगे, और इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर आ रहा है वो पावर में आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे देखो क्या होगा, इस वाले लॉगरिथम के लिए भी सेम काम करेंगे, फंक्शन किसके बराबर आएगा, बेस वाले नंबर पे, पावर पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, पावर में आ जाएगा सिंपल, इक्वल टू के इस तरफ जो नंबर आ रहा है। तो यानी कि आपके पास एक्स की एक वैल्यू आ गई 10 की पावर 10, एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई 10 की पावर -10। एग्जामिनर ने क्या कहा है, प्रोडक्ट बताने को, एग्जामिनर ने क्या कहा है, प्रोडक्ट, यानी कि आपको तमाम पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट बताना है। तो सिंपल तरीके से 10 की पावर +10 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 की पावर -10 के साथ, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करो, उनकी बेसिस सिमिलर हो, तो पावर्स क्या होती हैं, हमेशा आपस में ऐड। तो पावर्स क्या होती हैं, हमेशा आपस में ऐड हो जाती है ना, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल 2 के स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो 2 की पावर a से, व्हेनेवर टू टर्म्स मल्टीप्लाई एंड देयर बेसिस आर सेम द पावर इज ऑलवेज एडेड। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर में 2 प्लस का a। अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो बेटा सिंपल तरीके से देखो क्या बन गया, 10 माइनस का 10 यानी कि 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 का मतलब क्या है, दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ जाए आंसर होता है 1 के बराबर। तो तमाम पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। भाई ये इस क्वेश्चन की लॉजिक थी, दैट्स द रीजन। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपको बेसिक आपके मैथ्स के लॉजिक्स क्लियर है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, विद इन सेकंड पे सॉल्व कर सकते हो। मैंने तो आपको अलग से जानबूझ के आपको पूरी एप्लीकेशन भी पढ़ा दी कि आपके लिए बात समझना आसान हो जाए, कि देखो क्वेश्चन की लॉजिक कोई मुश्किल थोड़ी है। आपसे एग्जामिनर कह रहा है पहले एक्स की वैल्यूज निकालो, तो हमने भाई एक्स की दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो +10 आ रहा है, -10 आ रहा है, एक दफा +10 के लिए सॉल्व करेगा, -10 के लिए सॉल्व करा। फिर एग्जामिनर ने कहा जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कि सिंपल तरीके से मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड, क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो भाई +10 -10 क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0। दुनिया में किसी भी टर्म की पावर अगर 0 आ रही हो तो आंसर क्या होता है, 1 के बराबर। क्वेश्चन चुटकी बजा के क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या मुश्किल बात है भाई, नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व करता है इसको, हमारे मुल्क में नर्सरी क्लास। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो ये बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है, मगर काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक अंडर रूट है उसमें एक्स आ रहा है, फिर एक और अंडर रूट आ रहा है उसमें एक्स आ रहा है, फिर एक और अंडर रूट आ रहा है उसमें एक्स आ रहा है, सही है ना। इक्वल टू के बाद क्या है, इक्वल टू के बाद 2 आ रहा है। अब देखो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ये आउटर मोस्ट रूट को रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर लो। कैसे, कि भाई अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो आउटर मोस्ट रूट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स, इक्वल टू के बाद 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। अब जरा इसको गौर से देखो, यानी कि मैंने एक रूट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब जरा गौर से इन वाली वैल्यूज को देखो, इन वैल्यूज को, कि अंडर रूट के अंदर क्या है, एक्स,
फिर इंटू रूट के अंदर क्या है एक्स। इसको सिंप्लीफाई में अलग से कर लेता हूँ। देखो मुझे पता है कि अगर कभी भी दुनिया में आप स्क्वायर रूट को, अगर कभी भी दुनिया में किसी भी टर्म पे स्क्वायर रूट आ रहा हो, अगर आप स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/2। तभी तो उसको स्क्वायर रूट कहते हैं। भाई कभी भी स्क्वायर रूट को अगर आप रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/2। जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई मेरे पास देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स है, तो अगर मैं इस वाले अंडर रूट एक्स को रिमूव करता हूं तो पावर में क्या आ जाएगा, पावर में आ जाएगा सिंपल 1/2 का 1/2, ऐसा ही है। यानी कि देखो इस वाले स्क्वायर रूट को जब मैंने रिमूव करा तो व्हाट विल कम इन द पावर, इट विल बी कमिंग 1/2 एक्स की पावर के अंदर, सही है। अब देखो इन दोनों टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि भाई मैंने जो है ना सबसे पहले इस अंदर वाले एक सिंगल जो स्क्वायर रूट था इसको रिमूव करे, अभी बाहर वाला मौजूद है तो मैंने स्क्वायर रूट को रिमूव करा तो एक्स की पावर में क्या आ गया 1/2 आ गया। अब ये अंदर फाइनली एक्स को मैं एक्स 1/2 से क्या करवा सकता हूँ मल्टीप्लाई। तो बेटा देखो अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1 प्लस का 1/2 किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा सिंपल एलसीएम लोगे 2 प्लस का 1 3/2 के बराबर। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं इस रूट के अंदर क्या आ रहा होगा एक्स की पावर में 3/2, क्योंकि whenever two terms are multiplying and their bases are same the power is always added। तो क्या बन गया एक्स की पावर में 3/2। अब फाइनली जब मैं स्क्वायर रूट को रिमूव करूंगा तो अगेन इस स्क्वायर रूट का भी 1/2 लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है ना, जब इस वाले स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो पावर में एक और 1/2 लिखा जाएगा। तो यानी कि क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की पावर में 3/4। यानी कि बेटा इन दोनों टर्म्स का जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो किसके बराबर होगा, एक्स की पावर में 3/4। दोबारा समझ लो क्या काम करा है कि देखो सबसे पहले आपने इस अंडर रूट एक्स को रिमूव करा, अंडर रूट एक्स को रिमूव करा, एक्स की पावर में 1/2 आ गया। अब फाइनली इस एक्स की पावर 1/2 को इस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया एक्स की पावर में 3/2। अब जब इस स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे तो जाहिर सी बात है एक और 1/2 यहां पे आके मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब कभी स्क्वायर रूट को रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/2। तो पावर में 1/2 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया एक्स की पावर में 3/4। यानी कि मेरे पास ये रूट के अंदर x इंटू रूट एक्स जो आ रहा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पे फाइनली मैं लिख सकता हूं x की पावर में 3/4 को, क्या लिख सकता हूं x की पावर में 3/4 को। अब फाइनली अब इसको सिंप्लीफाई करवा लो। अगेन देखो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो ये क्या बन जाएगा, अगर मुझे 1 प्लस का 3/4 करना है तो ये बन जाएगा 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा 7/4 के बराबर, सही है ना। तो x की पावर में देखो क्या आ गया 7/4 इक्वल टू के बाद 4 का 4 है इट इज। अब देखो फाइनली मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो भैया अच्छा मैं एक और बड़े मजे का आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक और बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। दुनिया में कभी भी पावर को अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजोगे ना, पावर हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिखा हुआ है t की पावर 1/2 इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है 4, तो भैया अगर मुझे सिर्फ t की वैल्यू चाहिए ना तो t की वैल्यू किसके बराबर आएगी 4 के स्क्वायर के। 1/2 जब दूसरी तरफ जाएगा, पावर कभी भी इक्वल टू के दूसरी तरफ जाती है तो उल्टी होके जाती है, तो 2/1 की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है x की पावर में 3/7 इक्वल टू के बाद आ रहा है 9, तो भाई अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू चाहिए ना तो जब कभी पावर को आप इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजते हो तो पावर हमेशा रेसिप्रोकेशन की फॉर्म पे जाएगी। तो 9 की पावर में क्या आ जाएगा 7/3। क्लियर है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 की पावर में 4/7, 4 की पावर में 4/7। इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 4 की पावर में 4/7। अभी भी अगर मैं अपने ऑप्शंस को देखूं तो मुझे कहीं पे दिख नहीं रहा, तो भाई इसको फर्दर सॉल्व करवा लेते हैं। फर्दर कैसे सॉल्व करवाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। अच्छा, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व अब कैसे करवाऊंगा कि बेटा देखो मैं सिंपल तरीके से, मुझे पता है 4 किसके बराबर होता है, 4 बराबर होता है 2 के स्क्वायर के, सही है। और होल पावर में क्या आ रहा है 4/7। तो बेटा देखो पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 2 जार 8 और होल पावर में 7 का 7। देखो मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, हो सकता है किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट ना पता हो कि भाई अगर दुनिया में कहीं पे क्यूब रूट लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है जब क्यूब रूट को रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/3। जिस तरह आप स्क्वायर रूट को जब रिमूव करते हो तो पावर में क्या आता है 1/2। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ फोर्थ रूट, तो फोर्थ रूट को जब कभी आप रिमूव करते हो ना तो पावर में क्या आएगा 1/4। अगर कहीं पे लिखा हुआ फिफ्थ रूट, तो फिफ्थ रूट को जब आप रिमूव करोगे ना तो पावर में क्या आएगा 1/5। 7 आ रहा है 2 की पावर में 8/7, तो इस 1/7 को मैं एज अ रूट की फॉर्म में लिख देता हूं। तो क्या बन गया, ये बन गया सेवंथ रूट, और अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया 2 की पावर 8। अब देखो 2 की पावर 8 आ रहा है और ये रूट 7 आ रहा है, सेवंथ रूट आ रहा है, तो भाई 2 की पावर 8 एक डिजिट क्या है ज्यादा है 7 के मुकाबले में ना, तो भाई क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा बाहर, बाहर जाएगा 2 की फॉर्म पे, अंदर क्या बचा सेवंथ रूट ऑफ 2 का 2 एज इट इज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये कैसे सॉल्व कर दिए, तो समझ में नहीं आया। अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो यहां से समझो बात को। ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स की पावर में 4 होल पावर में 4/7। देखो क्या बन रहा था, ये बन रहा था एक्स की पावर में 4 होल पावर में क्या आ रहा है 4/7। देखो सबसे पहले तो अब देखो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है मेरे पास 2 का स्क्वायर, होल पावर में क्या है 4/7 का 4/7। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
4 टू जार 8 और डिवीजन में 7 का 7। सबसे पहले तो इस बात को समझो, 2 की पावर 8 क्या होता है। हम सबको ये बात मालूम है कि 2 की पावर 8 किसके बराबर होता है, 256 के बराबर होता है। वी ऑल नो दिस थिंग। मगर पावर में क्या आ रहा है, 1/7 भी आ रहा है। तो भाई बाय 7 का मतलब क्या है कि देखो ये 7th रूट है, क्या है इसका मतलब, ये 7th रूट आ रहा है। तो 2 की पावर 8 का 8 एज इट इज, सही है। अब देखो हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट, 4th रूट, 5th रूट निकालना फिर भी आसान होता है, मगर यहाँ पे क्या है 7th रूट। तो इसकी शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये कि देखो ये 2 की पावर 8 है और ये 7th है, ये 7th रूट तक है। तो पावर तुम्हारी एक ज्यादा है, तुम्हारी पावर जो है 2 की पावर 8 एक ज्यादा नंबर है ना। तो मैं डायरेक्टली काम कर सकता हूँ, डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, मैंने एक 2 को बाहर रखा, 7th रूट का 7th रूट एडिटिव और एक 2 अंदर एडिटिव बचेगा। सर ये काम आपने कैसे कर लिया। भाई इस काम को मैंने कैसे करा, इसके लॉजिक को समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि कहीं पे लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, लेट सपोज क्या लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, लिखा हुआ आ जाए फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 20, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे 20 लिखा हुआ है, सही है। सिंपल स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 वाला रूट ना। तो अब देखो 20 का मतलब क्या है, 20 बराबर होता है 5 इंटू 4 के। तो 4 का जब मैं रूट लूंगा तो एक वैल्यू बाहर जाएगी, एक 5 अंदर का अंदर, एडिटिव बच जाएगा, 2 रूट 5 के बराबर आ जाएगा आंसर। ऐसा ही है ना बेटा। कहीं पे लिखा हुआ आ जाए अगर आपके पास 16, तो इसका तो डायरेक्टली रूट होगा, डायरेक्टली आंसर बाहर आ जाएगा। वो डायरेक्टली परफेक्ट रूट है, 4 का स्क्वायर होता है 16, सही है ना। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 8 था और ये 7th रूट आ रहा है। तो भाई हमने क्या करा, क्योंकि पावर एक डिजिट ज्यादा है तो हमने सिंपल तरीके से 2 को बाहर फेंक दिया, एक 2 मेरे अंदर ही आ गया, क्योंकि 7th वैल्यू है ना भैया, एक्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 2 की पावर 8 क्या होता है, 256 के बराबर होता है, नॉर्मल सी बात है। तो भाई आप खुद देखो ना, ओवरऑल इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे 2 की पावर में 8 आ रहा है, जबकि रूट क्या है आपका 7 का। तो जाहिर सी बात है 2 की पावर 8 का मतलब क्या है कि भाई 8 दफा तुम्हारे पास 2 आ रहा है। तो भाई तुमने 7 दफा के ऊपर जब रूट लिया तो वो बाहर चला गया, 2 के ऊपर चला गया। तो अंदर क्या बचा, अंदर एक 2 अभी भी बच रहा है पावर 1 का, तो इसलिए वो अंदर अभी भी मौजूद है। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली हमारा सॉल्व हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, किसमें मुश्किल बात नहीं है। ये क्वेश्चन मगर अक्सर बच्चों को डिफिकल्ट लगा था फर्स्ट टाइम करने के ऊपर, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बेसिक चीज है भाई, इजीली सॉल्व कर सकते हो, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। मगर आपको प्रैक्टिस होगी तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, ये प्रॉपर टाइम सकर आ रहा है भाई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो खुदारा ऐसे क्वेश्चन को अपने स्टार्टिंग में एटलीस्ट इग्नोर कर देना, क्योंकि ये प्रॉपर टाइम सकर एक आ रहा है। अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन की लॉजिक ही समझ में नहीं आएगी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है ऊपर आ रहा है तुम्हारे पास 4 टाइम्स 9, उसका फिर आ रहा है स्क्वायर। नीचे डिवीजन में देखो क्या आ रहा है, नीचे डिवीजन में आपके पास आ रहा है 5 5 5 और एक और दफा 5, सही है। फिर मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आ रहा है 4 टाइम्स 4। बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन की खुदारा लॉजिक ही समझ में नहीं आएगी, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सोचो कि देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या बनती है। लॉजिक ये बनती है कि यार अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कहीं पे 99 लिखा हुआ है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, कहीं पे अगर लिखा हुआ है आपके पास 99, तो 99 का मतलब क्या है। अगर मैं 9 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो 99 बनेगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल बनेगा। सो भाई अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 5 5 5 यानी कि 4 टाइम्स 5, तो देखो अगर मैं सिंपल 5 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अल्टीमेटली क्या परफॉर्म हो जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास बनेगा 4 टाइम्स 5, ऐसा ही है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है लेट सपोज 9999, सही है। तो अगर मैं इसको क्या करवाता हूं, 9 को 4 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9999, ऐसा ही है। लेट सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 4 दफा 4, इसका मतलब क्या है कि भाई मैं 4 को सिंपल तरीके से 4 टाइम्स 1 1 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 4 4 4, ऐसा ही है भाई। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखो मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात ही नहीं करी, मैंने तो एक बड़ी सिंपल सी बात करी कि भाई मैथ्स की लॉजिक देखो ये कहती है हमसे, हम इस लॉजिक को फॉलो करते हैं। तो भाई देखो सबसे पहले तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है 4 टाइम्स 9 और ऊपर स्क्वायर आ रहा है। देखो मैथ्स की बेसिक प्रॉपर्टी ये होती है कि कभी भी मैथ्स के अंदर किसी टर्म पे अगर पावर आ रही है तो आप पावर को ब्रेक कर सकते हो। मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ a³ इंटू ए के अंदर, क्योंकि देखो whenever two terms multiply and their bases are same their power is always added। ये मैथ्स का प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल नहीं है। मैथ्स कहता है हमसे कि भाई अगर बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो उसका वाइस वर्सा क्या होगा कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखो पावर्स ऐड हुई हुई है, इसको मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 टाइम्स 9 इंटू 4 टाइम्स 9, क्योंकि देखो पावर ऊपर क्या हुई हुई थी, ऐड, स्क्वायर था ना, तो मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया। और नीचे देखो ये जो 5 5 5 आ रहा है, अगेन मैं यहाँ पे सेम काम करता हूँ कि देखो 4 टाइम्स 5 का मतलब क्या है कि भाई मैं उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 1 1 1 1। तो भाई इस 5 5 5 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 टाइम्स 1 1 1 1। सिमिलरली जो 4 4 4 आ रहा है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 1 1 1। क्लियर है, सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करेंगे। ये जो 9 9 9 आ रहा है ना, इसको आप ब्रेक करवा दो भाई, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू, क्योंकि देखो हमारे पास जो 9 9 9 आ रहा है ना, इसको मैं अगर ब्रेक
ब्रेक करवा दूंगा किसके अंदर, 9 इंटू डबल फोर्स के डबल वंस के अंदर, 4 इंटू वंस के अंदर। तो क्या हो जाएगा भाई, 999 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 111। सही है। सिमिलरली देखो इस 999 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 111। क्लियर है। नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है सिंपल 5 इंटू 111 और सिमिलरली 4 इंटू 1111। इससे फायदा क्या हुआ, देखो इससे फायदा ये हुआ कि इस 111 से ये वाला 11 कैंसिल आउट हो गया, इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो गया, इस वाले से वाला कैंसिल आउट हो गया। फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया, 9 9 ऊपर बन गया 81, नीचे डिवीजन में 5 4 20। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा सिंपल 81 डिवाइडेड बाय 20 के बराबर। देखो दिखने में मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, बट बिलीव मी इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन यार। दिखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, दिखने में टाइम सकर क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है ना अलग ही लॉजिक अप्लाई कर देंगे। वो 999 के स्क्वायर को कंसीडर करेंगे, 10,000 में से एक माइनस किया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और वो अलग ही मंतक को अप्लाई करने पे चले जाएंगे। भाई ये क्वेश्चन बेसिक लॉजिक पे सॉल्व होगा, बेसिक लॉजिक के ऊपर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। देखो अगर आप मेरे शागिर्द, तो मैंने बहुत डिटेल में अपने बैचेस के अंदर भी आपको पढ़ाया है, बहुत डिटेल के अंदर मैंने अपनी जनरल मैथ्स की जो न्यू प्लेलिस्ट डिजाइन करी उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिए हुए। इसमें क्या मुश्किल बात थी यार, बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। कहीं पे 55 लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 इंटू 11, ऐसा ही है। तो अगर कहीं पे लेट सपोज लिखा हुआ है 3 दफा 8, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि भाई 8 मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 टाइम्स ऑफ 1 से, तो भाई 1 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा ना, तभी तो वो 8 8 बन रहा है। नॉर्मल सी लॉजिक है यार, लॉजिक को सोचो आप। तो भाई आपने लॉजिक को क्रैक करना है। आईबीए एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू आर क्रैकिंग अ लॉजिक। अब देखो पेपर में आपके पास हर तरह का क्वेश्चन आएगा, जैसे हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है, बच्चा पैनिक कर जाता है, बच्चे का पूरा प्रेशर लूज कर जाता है। तो बेटा देखो बच्चा क्या करता है, बच्चा सारा का सारा कॉन्फिडेंस जो है ना लूज कर देता है। बच्चे को लगता है कि पता नहीं कोई बहुत मुश्किल चीज आ रही है, सॉल्व भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। आप अगर बेसिक सिनेरियो को लेकर चलोगे, आप इजीली हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हालांकि टाइम सकर क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसमें क्या करेंगे, अपने टाइम को जाया कर देंगे। हालांकि 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है बेटा। तो याद रखिएगा, पेपर के अंदर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है, उसको खुदारा स्किप कर दो। भाई ये वो बंदा कह रहा है जिसने खुद आईबी के एग्जाम को क्रैक करा हुआ है। देखो ये बात आपसे वो बंदा कह रहा है जिसने खुद आईबी का एग्जाम क्रैक करा हुआ है, जो आपसे बेहतर समझता है कि आईबी के एग्जाम को किस तरीके से आपने क्रैक करना है। वो आपको गाइडेंस भी दे रहा है कि यार देखो, अगर आईबी का एग्जाम आ रहा है, हमेशा याद रखिएगा अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखना है। आपने कोशिश ये करनी है कि भाई थ्रू आउट द पेपर जो पहले इजी एमसीक्यूज है उनको टारगेट करना है, उसके बाद डिफिकल्ट एमसीक्यूज के ऊपर जाना है, उसके बाद आपने दूसरे एमसीक्यूज पे जाना है जिनको आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर स्टार्टिंग के अंदर ही आपने इस तरह के एमसीक्यूज को पिक कर लिया जो कि आपको समझ में नहीं आ रहे, और आपने उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, तो भाई आपका प्रेशर गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने प्रेशर को कम करने के लिए हमेशा सबसे पहले सिर्फ इजी क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। कोशिश करनी है कि पहले इजी इजी एमसीक्यूज थ्रू आउट द पेपर सॉल्व कर लें। पेपर में आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा, अलजेब्रा का भी, एज प्रॉब्लम्स का भी, बेसिक फ्रैक्शंस का भी, लॉगरिथम का भी, इस तरह के अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स भी, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपके पास, स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे बेसिक के ऊपर। इसी तरीके से टेबल रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी गिवन होंगे। आपने इजी वाले क्वेश्चन जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उनको पहले पिक करो, उसके बाद हार्ड एमसीक्यूज के ऊपर जाओ, खुदारा उसके बाद हार्ड एमसीक्यूज के ऊपर जाओ। मगर पहले सिर्फ इजी एमसीक्यूज सॉल्व करो थ्रू आउट दिस सेक्शन। घड़ी बांध के जाओ, पेपर के अंदर घड़ी बांध के जाओ, नर्व्स आपकी काबू में रहेंगी। किसी और की तरफ नहीं देखना। कोई बंदा किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको छेड़ रहा है, करने की कर रहा है, उसकी तरफ नहीं देखना। याद रखिएगा, अगर आपको आईबी के एग्जाम में एग्जामिनर ने कॉट कर लिया चीटिंग करते हुए, आपका पेपर फाड़ दिया जाएगा। एंड वंस योर पेपर इज टर्न आउट, आपका पेपर एक दफा फाड़ दिया गया, वो दोबारा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आईबीए में जितने बच्चे होते हैं उतने ही पेपर्स खाली बनाए जाते हैं, ज्यादा पेपर्स नहीं बनाए जाते। तो अगर आपका पेपर फाड़ दिया गया तो आप उस साल के लिए अनएलिजिबल हो जाओगे, आप उस साल के लिए अप्लाई नहीं कर सकोगे। तो खुदारा ये चीज ध्यान में रखो, आईबीए का एग्जाम बहुत मुश्किल है। इस सिनेरियो के अंदर की बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है चीटिंग के मामलात के अंदर, कि आपको नहीं करने होती। कोई आप गैजेट वगैरह अगर लेके भी जाते हो, आपको सीट के नीचे रखना पड़ जाता है। सीट, उनकी जो सीट्स होती है उसके नीचे जगह होती है, वहां पे रखोगे। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ना, आईबीए के 2024 के पेपर का, आई वुड से अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। आई वुड रियली रिकमेंड कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है, और ये परफेक्ट टाइम से करेंगे। मेजॉरिटी बच्चे क्या हो जाएंगे भाई इसमें कंफ्यूज। इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है ए की पावर में ए आ रहा है, उसकी पावर में 8 आ रहा है। तो भाई अगर ये बराबर है किसके, 256 के, अगर ये किसके बराबर है 256 के, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी।
अब मेजॉरिटी बच्चों को आइडिया नहीं होगा, वो बोलेंगे सर ये कैसे सॉल्व करें। अब बहुत सारे बच्चों को हो सकता है स्क्वायर्स या क्यूब्स ना याद हो। पहली बात तो है कि आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स के ऊपर। देखो बेटा, हमें ये बात मालूम है दुनिया के अंदर 2 की पावर 8 पे आपको क्या मिलता है, 2 की पावर 8 बराबर होता है बाय द वे 256 के। अक्सर बच्चे बोलेंगे सर इसका मतलब ए की वैल्यू 2 के बराबर है। नहीं नहीं बेटा, ए की वैल्यू 2 के बराबर कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखो आपको एक्सप्रेशन क्या गिवन है यहाँ पे, ए की पावर में ए, फिर उसकी पावर में 8, और ये बराबर है 256 के। अब देखो लॉजिक क्या है, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हिट एंड ट्राई मेथड पे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा कह रहा है ना कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, तो आइए चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं ए की जगह पे 2 रखता हूं, फिर मैं ए की जगह पे 2 रखता हूं, और फिर पावर में क्या आ रहा है 8, तो बेटा हमेशा याद रखिएगा पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। ये तो 8 टू जार क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो भाई यानी कि 2 की पावर 16 तो बहुत बड़ा नंबर होगा, वो तो कभी भी इक्वल टू के इस तरफ 256 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट नहीं है। अच्छा अगर मैं 4 रख के चेक कर लूं, तो भाई मैं 2 की जगह पे रखता हूं, यानी कि ए की जगह पे मैं रखता हूं 4, फिर मैं ऊपर वाले ए की जगह पे भी 4 रखता हूं, फिर मैं पावर में 8। तो भाई देखो 4 8 0 तो और बड़ा नंबर होता है, 4 8 0 होता है 32 के बराबर, 4 की पावर 32 तो और बहुत बड़ा नंबर आएगा, यानी कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए को पहले चेक कर लेते हैं। तो भाई अगर मैं कह रहा हूं कि ए की वैल्यू √2 के बराबर है, तो भाई जहां ए आ रहा है वहां पे √2 मैंने डाला, फिर ऊपर भी देखो ए आ रहा है उसकी जगह पे भी √2 डाला, और सबसे होल पावर में क्या आ रहा है 8। सही है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो इस वाले √2 को मैं फिलहाल एज इट इज रहने देता हूं। मुझे पता है जब कभी स्क्वायर रूट को आप रिमूव करते हो, स्क्वायर रूट को जब कभी रिमूव करते हो, तो पावर में क्या आ जाता है बेटा, 1/2 आता है। होल पावर में क्या है 8। सही है ना। पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पावर पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया √2 का √2। देखो 1/2 जब 4 के ऊपर 8 के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो 8 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर। 2 की पावर 4 क्या होता है, हम सबको पता है दुनिया के अंदर 2 की पावर 4 बराबर होता है किसके, 16 के। सही है ना, 2 की पावर 4 होता है 16 के बराबर। अब फाइनली देखो ये क्या बन गया, √2 की पावर में 16। तो भाई अगर मैं यहां से स्क्वायर रूट को रिमूव करना चाहूंगा, तो जब स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो जाहिर सी बात है पावर में क्या आ जाएगा, 1/2। तो भैया 2 1 2, 2 8 16। फाइनली देखो ये क्या आ गया, 2 की पावर 8 बन गया, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए था, क्योंकि 256 इसके बराबर होता है 2 की पावर 8 के। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था। मेजॉरिटी बच्चे इस क्वेश्चन में गलती करके आएंगे। ये टाइम चक्कर कह सकते हैं भाई बच्चों के लिए। देखो हर बच्चे का टाइम चक्कर अगले बच्चे से मुख्तलिफ होगा, हर बच्चे का टाइम चक्कर दूसरे बच्चे के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है उसके लिए अलजेब्रा हो सकता है बहुत आसान हो, वो बोले सर ये तो बहुत सिंपल है, मगर जो इंटरमीडिएट का बच्चा है उसके लिए हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो, या वाइस वर्सा, किसी के लिए डिफिकल्ट हो किसी के लिए आसान हो। तो भाई आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि बेटा आप जब आईबीए के टेस्ट में संडे वाले दिन अपियर हो, तो भाई आपने थ्रू आउट दी पेपर सबसे पहले इजी एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है कोशिश करो पहले उसको अटेम्प्ट करो, जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है पहले उसको अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट के ऊपर जाओ, फिर डिफिकल्ट के ऊपर जाओ। मैं आपको एक बड़े मजे की स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कि जितने सालों से मैं आईबीए के टेस्ट की तैयारी बच्चों को करवा रहा हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ 3 तरह के सिंबल्स याद रखो। सही है ना, एक टिक का, एक सर्कल का, और एक क्रॉस का। जब आपको आईबीए का एग्जाम मिले, आपको पहले पेपर मिल जाएगा, तो जब आपको पेपर मिलेगा एग्जामिनर खुद आपसे बोलेगा जेंटलमैन स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द मैथ सेक्शन और फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन। तो जो स्टार्टिंग के 2 मिनट होते हैं ना, आपको लग रहा है शायद 2 मिनट आपके जाया होंगे, नहीं, स्टार्टिंग के जो 2 मिनट है ना उसमें थोरोली पूरे पेपर को एक दफा गो थ्रू कर लो, मैथ्स के पूरे सेक्शन को, और जो आसान क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर टिक लगाते जाओ। जो आपको मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है उस पर सर्कल लगा दो, जो आसान क्वेश्चन लग रहा है उस पर टिक लगा दो, और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा या बहुत डिफिकल्ट है उस पर क्रॉस लगा दो। हमेशा याद रखिएगा आपने सबसे पहले जितने भी टिक वाले क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस हैं, आपने पहले उनको अटेम्प्ट करना है, फिर आपने सर्कल वाले क्वेश्चंस पे जाना है, सबसे लास्ट में इन क्रॉस वालों पे जाना है। अगर ये क्रॉस वाले बिल्कुल नहीं आते, इनको सबसे एंड पे रखो, फिर इन पे तुक्के मारना, क्योंकि आईबी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहले मगर कोशिश क्या करनी है कि सबसे आसान क्वेश्चंस को करो, फिर सर्कल वालों को करो। रिमेंबर दिस थिंग, अपने जहन में बस एक चीज याद रखिएगा कि आईबी के टेस्ट में अगर 45 क्वेश्चन है, तो 45 में से अगर आपने 27 क्वेश्चन भी सही कर दिए ना, आपका एडमिशन कंफर्म है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। और मोर देन 25 क्वेश्चन से ज्यादा तो यार वैसे भी आपका डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर एडमिशन हो रहा होता है। सो भाई एक चीज बस जहन में रखो कि पहले टिक वाले एमसीक्यू अटेम्प्ट करो, फिर मॉडरेट वालों के ऊपर जाओ, फिर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट के ऊपर सबसे लास्ट में जाओ। जिस एमसीक्यूज पे ज्यादा सोचना पड़ेगा उसको छोड़ के स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, पहले सिर्फ इजी क्वेश्चंस के ऊपर जाओ। मैं बार बार आपसे काइंडली बात रिपीट कर रहा हूं। तो बेटा देखो आपने इन स्ट्रेटेजीज को, इन ट्रिक्स को आपने साथ साथ फॉलो करना है। सो भाई मेरी कोशिश है कि मैं आईबी का 2024 का कंप्लीट पेपर आपके संडे के टेस्ट से पहले पहले इंशाल्लाह अपलोड कर दूं। मगर चूंकि मैं भी जरा एक और चीज में बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 30+ मजीद जो क्वेश्चन है वो एक साथ ही फिर सॉल्व करवाऊं। आज की वीडियो में हमने टॉप 10 एमसीक्यूज को देखा है
आईबीए के 2024 के पेपर के। भाई खुदारा इन तमाम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, इन तमाम एमसीक्यूज को लाजमी तौर पे कवर करो। मैंने कोशिश तो मेरी ये थी कि आज ही की नशिश के अंदर बैठ के मैं कंप्लीट पेपर को सॉल्व करवा दूं, मगर चूंकि मैं एक जगह पे बिजी हो गया था, दैट वाज द रीजन मैं कंप्लीट पेपर को सॉल्व नहीं करवा सका। मैंने 10 एमसीक्यूज इस वीडियो में करवाए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी रिमेनिंग एमसीक्यूज में सॉल्व करवा रहा हूँ। सो भाई एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप आईबीए की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीए के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप तीनों टेस्टों को अटेम्प्ट करो, आप बीबीए के टेस्ट को भी अटेम्प्ट करो। इसके अलावा आपके पास जो टेस्ट आएगा सीएस का, जो कि मार्च के अंदर आएगा, आपने उस टेस्ट को भी लाजमी तौर पर अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा जो आपके पास इस दफा जो सोशल साइंसेस का टेस्ट अलग हो रहा है अप्रैल के अंदर जाके, उस टेस्ट को भी आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। क्योंकि देखो राउंड नंबर 2 में तीनों टेस्ट एक ही दिन हो रहे होंगे। राउंड नंबर 2 के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स का, तमाम स्ट्रीम्स का जो टेस्ट होगा वो एक ही दिन होगा, तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस सिर्फ राउंड नंबर 1 के अंदर है। तो कोशिश करो कि राउंड नंबर 1 के अंदर तमाम टेस्टों के अंदर अपियर हो। सेकंड नंबर के ऊपर बेटा मेरी जो आईबीए की पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने जो स्पेशल सीरीज के नाम से पेपर्स करवाए हैं, उसमें मैंने 2022, 2023, 2021, 2020, 2018 तमाम पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। वो जो ग्रैंड टेस्ट मैंने सॉल्व करवाए हैं ना सारे के सारे आईबीए के, भाई वो तमाम के तमाम ग्रैंड टेस्ट के अंदर पूरा 2023 का, 2022 का, 21 का, 20 का, 18 का, 19 का, 17 का, सब सारे पेपर्स उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे उनसे वो ग्रैंड टेस्ट बनाए गए थे। तो खुदारा उस प्लेलिस्ट को लाजमी कवर करके चले जाओ। वो जो पास पेपर्स वाली प्लेलिस्ट है ना, इसमें मैंने एक एक लेक्चर 3-3 घंटे का डाला हुआ है, जिसमें मैंने पूरे पेपर्स बैठ के सॉल्व करवाए हुए। प्लीज उस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को कवर करके जाएं बेटा, लाजमी तौर के ऊपर उस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को कवर करके जाएं, क्योंकि वो पास पेपर्स की प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ ना करें, बस उस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को लाजमी कवर करें, क्योंकि भाई मैंने उस पास पेपर्स की प्लेलिस्ट से बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखे हैं लास्ट ईयर एडमिशंस के अंदर भी। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिक ने पहली पोजीशन ली बेटा आईबीए के अंदर, पहली पोजीशन हाजिक की मेरे शागिर्द की है जो मेरे बैच नंबर 2 का स्टूडेंट था। तो हाजिक हैज प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग। इसके अलावा सिमरन लाल वाली ने पहली पोजीशन ली आईबीए के अंदर, इसके इकोनॉमिक्स के अंदर। सो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी अच्छी तैयारी हो, तो आप आईबीए के लाजमी तौर पे न्यू बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी आईबीए की राउंड 2 की कंप्लीट तैयारी कवर करवाई जाएगी। इस बैच को लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप आईबीए के सोशल साइंसेस के अंदर या फिर सीएस में अप्लाई कर रहे होंगे, तो इस बैच में वो चीज भी कवर होगी राउंड 1 के लिए भी और राउंड 2 के लिए भी। तो एक ही फीस में आपको दोनों राउंड्स का पढ़ने को भी मिलेगा। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूं, पास पेपर्स की प्लेलिस्ट को लाजमी कवर करके जाएं। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि उसमें मैंने जितने लेक्चर्स करवाए हैं उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सट्रीमली 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।